सोचो एक ऐसा देश जिसे दुनिया ने कभी सीरियसली लिया ही नहीं, जहाँ ना आर्मी पावरफुल थी ना ही रिसोर्सेज थे, फिर भी वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 पूरी दुनिया चल रही थी, लेकिन ये देश अनटच्ड रहा। ना इस पर अटैक हुआ, ना ये बर्बाद हुआ, बल्कि ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच बन गया। और ये देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने सपनों को रियलिटी बना दिया हो। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, क्रिस्टल क्लियर लेक्स, हर तरफ ग्रीनरी और इतनी सफाई कि आपको यहाँ एक भी कचरा नजर नहीं आएगा। ये देश इतना परफेक्ट है कि ऑलमोस्ट सब कुछ अनरियल लगता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट छुपा है, ये ब्यूटीफुल कंट्री सिर्फ दिखने में ही परफेक्ट नहीं है, ये दुनिया की सबसे रिच और डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, इसके पास ना ऑयल है, ना गैस है, ना गोल्ड माइंस और ना ही कोल। फिर भी यहाँ की एवरेज सैलरी 70 से 90 लाख रुपए के आसपास है और इंडिया में ये सिर्फ 3 से 5 लाख के बीच होती है। मतलब डिफरेंस 20 से 25 गुना तक का। तो सवाल ये उठता है कि इतना छोटा सा देश बिना रिसोर्सेज के इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, और क्या है इसका रियल सीक्रेट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्विट्जरलैंड की सक्सेस के कुछ प्रमुख कारण, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया इससे क्या सीख सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन है स्विट्जरलैंड की न्यूट्रलिटी पॉलिसी। 1815 से स्विट्जरलैंड ने एक बोल्ड और लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया कि वो किसी भी वॉर का हिस्सा नहीं बनेगा, ना ही किसी के साथ खड़ा होगा और ना ही किसी के खिलाफ लड़ेगा। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। पूरा यूरोप जंग का मैदान बन गया, देश तबाह हो गए, इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई। और जब दुनिया अभी उससे उभर ही रही थी तो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 ने और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया। शहर बर्बाद हो गए, लाखों लोगों की जानें चली गई और पूरा कॉन्टिनेंट क्राइसिस में चला गया। लेकिन स्विट्जरलैंड इस पूरी तबाही के बीच भी स्टेबल बना रहा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये हुआ कि जब बाकी कंट्रीज अपने आप को रिबिल्ड कर रही थी तो वही स्विट्जरलैंड ऑलरेडी स्टेबल इकोनॉमी के साथ रेडी था बिजनेस के लिए। दुनिया भर के लोगों ने स्विट्जरलैंड पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ये एक सेफ जगह है जहाँ पैसा भी सिक्योर रहेगा और फ्यूचर भी। इसकी वजह से जेनेवा जैसी सिटीज इंटरनेशनल हब्स बन गए। आज यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेज, WHO, रेड क्रॉस जैसे मेजर ऑर्गेनाइजेशन यही लोकेटेड है, क्योंकि ये देश एक न्यूट्रल ग्राउंड है जहाँ स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है और ट्रस्ट भी है। दूसरा रीजन है स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सिस्टम। 1934 में स्विट्जरलैंड ने एक लॉ को पास किया, स्विस बैंकिंग एक्ट। इस लॉ ने बैंकिंग सीक्रेसी को लीगली प्रोटेक्ट कर दिया। मतलब अगर किसी ने स्विस बैंक में अकाउंट खोला तो उसकी आइडेंटिटी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीटली प्राइवेट रहेगी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि दुनिया के रिच लोग जैसे कि बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, एलिट क्लास, सबने अपना पैसा स्विट्जरलैंड शिफ्ट करना शुरू कर दिया। आज ये देश दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ मैनेजमेंट सेंटर्स में से एक है। वो बात अलग है कि बाद में कंट्रोवर्सीज भी आई, जैसे कि टैक्स इवेजन और ब्लैक मनी को लेकर, और इसी वजह से स्विट्जरलैंड ने अपने लॉज को काफी स्ट्रिक्ट भी बनाया। लेकिन एक बात आज भी सेम है, ग्लोबल लेवल में स्विट्जरलैंड पर ट्रस्ट। तीसरा रीजन है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का अप्रोच, और यहीं से उनकी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली चेंज हो गई। रॉलेक्स, ओमेगा, पाटेक फिलिप ये सिर्फ वॉचेस ही नहीं बल्कि लग्जरी और स्टेटस का सिंबल बन गए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे नोवार्टिस और रॉश ग्लोबल लेवल पर इनोवेशन में लीड करते हैं। फूड ब्रांड्स जैसे कि नेस्ले और लिंडेड प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। फॉर्मूला सिंपल था, कम बनाओ लेकिन बेस्ट बनाओ, और इसी वजह से स्विट्जरलैंड के प्रोडक्ट सिर्फ बिकते ही नहीं बल्कि प्रीमियम प्राइस पर भी डिमांड पर रहते हैं। चौथा रीजन है स्विट्जरलैंड का एजुकेशन सिस्टम। यहाँ का मॉडल काफी ज्यादा यूनिक है। ये लोग ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। स्कूल के बाद स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो या वोकेशनल ट्रेनिंग लो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्विट्जरलैंड में 60 से 70% स्टूडेंट्स वोकेशनल पाथ को चूज करते हैं। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि कंपनीज के साथ काम करते हुए रियल स्किल भी सीखते हैं। यहाँ उन्हें एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है जो डायरेक्टली इंडस्ट्री से कनेक्टेड होता है, और रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट जॉब रेडी होते हैं, और इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफी लो रहता है और कंपनीज को स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाता है। सिंपल वर्ड्स में ये सिस्टम पढ़ाई को सीधा इकोनॉमी से कनेक्ट करता है, और इसी वजह से ये देश और स्ट्रांग बनता है। पांचवा रीजन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस। स्विट्जरलैंड में पावर सेंट्रलाइज नहीं है। यहाँ एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम को फॉलो किया जाता है जहाँ अलग अलग रीजन्स को ऑटोनॉमी मिलती है। यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब लोग खुद रेफरेंडम्स के थ्रू डिसीजन लेते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पॉलिसीज स्टेबल होती हैं, करप्शन लो होता है और इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब सिस्टम स्टेबल होता है तो बिजनेस नेचुरली ग्रो करता है।
छठा रीजन है रिसर्च और इनोवेशन। स्विट्जरलैंड सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाता बल्कि उन्हें कंटिन्यूअसली इंप्रूव भी करता है। यहाँ R&D पर हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज मिलकर न्यू टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं। फार्मा, बायोटेक, इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में स्विट्जरलैंड इनोवेशन के लिए जाना जाता है। इसके हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स से ग्लोबल डिमांड बनी रहती है और एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर रेडी इकोनॉमी रेडी होता है। दरअसल बात बहुत ही सिंपल है, जो देश इनोवेट करता है वो हमेशा आगे रहता है। आखिरी और सबसे पावरफुल रीजन है यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री। स्विट्जरलैंड सिर्फ एक रिच कंट्री नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में से एक मानी जाती है। यहाँ बर्फ से ढके हुए अल्प्स के पर्वत, क्रिस्टल क्लियर लेक्स, क्लीन सिटीज और परफेक्टली मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिलकर स्विट्जरलैंड को एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना देते हैं। और ये बात मैं सिर्फ हवा में ही नहीं कह रहा बल्कि नंबर्स भी इस बात को प्रूव करते हैं। 2025 में स्विट्जरलैंड ने टूरिज्म का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगभग 43 से 44 मिलियन ओवरनाइट स्टे रिकॉर्ड किए गए, जो कि पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है। इसमें से 22 मिलियन से ज्यादा स्टे फॉरेन टूरिस्ट के थे। मतलब दुनिया भर से लोग स्विट्जरलैंड को विजिट कर रहे थे। सिंपल वर्ड्स में समझो तो हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट स्विट्जरलैंड आते हैं सिर्फ उसकी ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। इस देश ने सिर्फ अपनी ब्यूटी पर ही डिपेंड नहीं किया बल्कि उसने ब्यूटी को परफेक्टली मोनेटाइज और मैनेज किया। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि ट्रैवल एक्सपीरियंस स्मूथ हो सके। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया ताकि यहाँ की ब्यूटी पर उसका कोई असर ना पड़े और टूरिस्ट को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस बना दिया। यहाँ ट्रेन टाइम पर चलती है, सिटीज क्लीन रहती है और हर टूरिस्ट को एक वर्ल्ड क्लास फीलिंग मिलती है। और इसी वजह से ये देश सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। और इसी टूरिस्ट इंडस्ट्री की वजह से इकोनॉमी को बिलियंस का रेवेन्यू मिलता है और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी। अब सवाल यह है कि हमारा भारत इससे क्या सीख सकता है। सबसे पहले तो हमें क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ शिफ्ट होना होगा। हर चीज मास लेवल पर बनाने की बजाय कुछ सेक्टर में वर्ल्ड क्लास एक्सीलेंस अचीव करना होगा। दूसरा, हमें वोकेशनल एजुकेशन को सीरियसली लेना होगा। स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रियल प्रैक्टिकल स्किल्स देने होंगे। तीसरा, रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस को बढ़ाना होगा। नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस, यही हमारा फ्यूचर्स बनाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रांग होना। पॉलिसीज बनाना ही काफी नहीं होता बल्कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिवली अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी होता है। ये सब ओवरनाइट नहीं होगा, इस पे टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर डायरेक्शन सही हो तो रिजल्ट आना गारंटेड है। स्विट्जरलैंड ने डिसिप्लिन, विजन और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी कहानी को एक सक्सेस स्टोरी बना दिया। उसने ये दिखा दिया कि एक स्ट्रॉन्ग देश सिर्फ पैसों से नहीं बनता बल्कि वो बनता है उसके माइंडसेट से, उसके वैल्यूज से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। भारत के पास टैलेंट है, स्ट्रेंथ है और अनलिमिटेड पोटेंशियल भी। बस जरूरत है उस पोटेंशियल को सही डायरेक्शन देने की, क्योंकि जब माइंडसेट चेंज होता है तभी देश की डेस्टिनी चेंज होती है। स्विट्जरलैंड ने तो ये प्रूव कर दिया है। अब बारी है हमारे प्यारे भारत की। जय हिंद।